पेज नंबर 12 पे फर्स्ट पैराग्राफ चलेगा अपना, द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड लेडी जो पढ़ रहे थे, पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड लेडी जो पढ़ रहे थे, उसमें कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 12 पे फर्स्ट पैराग्राफ। लेखक ने ये बताया था कि मेरी दादी माँ के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता वाले मोमेंट्स कौन से होते थे? जब वह दोपहर बाद में स्पैरोज को आधे घंटे के लिए भोजन कराती थी, रोटी खिलाती थी, रोटी के टुकड़े करके उसको खिलाती थी। It was the most happiest moments for my grandmother. It was said by the writer. आगे फिर कुछ घटनाएं वो बताता है जो कि दादी के कैरेक्टर स्केच के लिए बहुत जरूरी है। वो कहता है when I decided to go abroad for further studies, जब आगे के अध्ययन के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, कौन कहता है? लेखक खुशवंत सिंह, कि जब आगे के अध्ययन के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ जरूर अपसेट हो जाएगी, कि मेरी दादी माँ निश्चित रूप से विचलित हो जाएगी, मेरी दादी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? I would be away for 5 years, क्योंकि मैं पूरे 5 साल के लिए बाहर जा रहा था। And at her age, one could never tell, और इस उम्र में किसी का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दादी माँ की एज बहुत थी। और ऐसी स्थिति में मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था, पता नहीं 5 साल दादी माँ जिए या न जिए, दादी माँ भगवान को प्यारी हो जाएगी। और जब व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता है कि वो 5 साल जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में वो अपने पोते को बाहर कैसे भेज देगी? जाने देगी क्या? नहीं जाने देगी। तो लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ, मुझे पूरा विश्वास था कि पूर्ण रूप से जीवित हो जाएगी, बट माई ग्रैंड मदर कुड, यानी ऐसी अवस्था में किसी का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपनी दादी माँ का जरूर कह सकता हूं। क्या? She was not even sentimental. मेरी दादी माँ भावुक नहीं थी। सेंटिमेंटल का मतलब वो होता है जिसमें भावनाएं हो, तो क्या दादी माँ में भावनाएं थी नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज दादी माँ ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, एंड अ ह्यूमन बीइंग कैन बी विदाउट इमोशंस, और मनुष्य प्राणी में इमोशंस ना हो ये संभव बात नहीं है। लेकिन देखिए, भावनाएं 2 प्रकार की होती है। एक तो भावना वो इमोशंस, वो जो व्यक्ति से अटैच रखती है, और एक वही इमोशंस फिर बाद में हमारे पांव में बेड़ी बन जाती है, जो आगे बढ़ने से हमें रोकती है। तो लेखक कहता है मेरी दादी माँ सेंटिमेंटल नहीं थी, मतलब भावनाओं में पागल नहीं थी। She came to leave me at the railway station. दादी माँ मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, यानी जब मैं अब्रॉड जा रहा था, फॉरेन जा रहा था आगे के अध्ययन के लिए, पूरा का पूरा मेरा परिवार मुझे सीहोप करने के लिए आया था, मुझे अलविदा कहने के लिए आया था। मेरी दादी माँ की रेलवे स्टेशन पे आई थी, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन दादी माँ ने बात नहीं की, किसी प्रकार की कोई भावनाएं जाहिर नहीं की, किसी प्रकार से कोई इमोशंस मेरी दादी माँ ने दिखाए नहीं। लेकिन दादी माँ रेलवे स्टेशन तक आई थी, उसने बात नहीं की, मेरे से ये नहीं कहा पोता अब तू जा रहा है, 5 साल बाद में लौटेगा, तेरे को याद है तू और मैं साथ साथ रहते थे, अब तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। ऐसे कोई शब्द मेरी दादी माँ के नहीं, किसी प्रकार की कोई इमोशन उसने शो नहीं की। Her lips moved in prayer. कई बार बीच में से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर्स एक्टिविटीज व्हेन शी वेंट टू रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ या टू सी ऑफ हर ग्रैंडसन। दादी माँ की एक्टिविटीज का वर्णन कीजिए जब रेलवे स्टेशन पर वो अपने पोते को, अपने ग्रैंडसन को, अपने पौत्र को सी ऑफ करने गई थी। तो देखिए क्या स्थिति थी। Her lips moved in prayer, उसके होठ प्रार्थना में चल रहे थे।
प्रार्थना में व्यस्त थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वह प्रार्थना में खोई हुई थी। कहने का मतलब प्रार्थना में एक प्रकार से अपन ये देखें तो संलिप्त थी, संलग्न थी, पूरा का पूरा उसका ध्यान अपनी प्रार्थना पे था। हर फिंगर्स पर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, ऑफ द रोजरी, उसकी जो अंगुलियां थी वो अपनी माला की मोतियों को घुमाने में व्यस्त थी। माला फेरती थी, वो राम नाम का जाप करती थी, तो दादी माँ के होठ प्रार्थना बोल रहे होते थे, राम का नाम ले रहे होते थे, और उसकी अंगुलियां जो उसकी रोजरी के बीट्स होते हैं, जो उसकी माला के मोती होते हैं, उनको घुमा रहे थे। साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड, दादी माँ ने चुपचाप मेरे ललाट पर किस किया। दादी माँ ने चुपचाप मेरे फॉरहेड पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, ध्यान देना, दादी माँ बोली नहीं, दादी माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ विदाई देने के नाम पर दादी माँ ने उसके पौत्र यानी कि उस लेखक के माथे पर किस किया और दूर हो गई। लेखक कहता है व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं गया, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो ये जो मेरी दादी माँ का एक प्यारा सा जो इम्प्रिंट था, जो निशान था, कौन सा, उसका किस करना, ये जो भाव था, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो मैंने इसको सजोके रखा। चेरिश का मतलब होता है सजोकर ले जाना, सावधानी से रखना। लेखक कहता है कि जब जाते समय दादी माँ ने मेरे माथे पर किस किया, तो उस किस को मैं सजोकर अपने साथ ले गया, ये महसूस करते हुए, ये समझ कर ले गया कि दादी माँ और मेरे बीच में ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, यानी दादी माँ ने मुझे आज अंतिम बार छुआ है। तो याद रखूंगा कि उसने अंतिम बार मेरे को कैसे छुआ था। मैं किसी को बाद में बताऊंगा तो ये कहूंगा कि दादी माँ ने अंतिम बार रेलवे स्टेशन पर मुझे किस किया। तो ये उसकी भावनाएं थी जिनको मैं सजोकर अपने साथ ले गया। क्वेश्चन में यहीं से देता हूं, why did the writer say it last sign of physical contact between them? लेखक इस संकेत को उन दोनों के बीच में लास्ट साइन क्यों कहता है? जवाब ये होगा, because the writer was going to abroad for 5 years and the grandmother was too old to live more. दादी माँ काफी वृद्धा थी। लेखक ये मानता था कि जब 5 साल बाद में मैं लौट कर आऊंगा तो दादी माँ तो यहाँ होगी नहीं, दादी माँ मुझे मिलेगी नहीं, 5 साल तक जीने वाली नहीं है, बहुत वृद्धा है। तो दादी माँ का वो जो किस था, उसी को मैं एक याद के रूप में सजोकर अपने साथ ले गया ताकि मैं उससे दादी माँ को याद कर सकूं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ कि दादी माँ का जो किस था, जिसको मैंने लास्ट फिजिकल कांटेक्ट मान लिया था, वो लास्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं वापस घर आया, एंड शी मेट एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और दादी माँ से मैं स्टेशन गया। यानी 5 साल बाद जब मैं लौट के आया तो 5 साल पहले दादी माँ मुझे सी ऑफ करने गई थी, आज दादी माँ मुझे रिसीव करने आई थी। 5 साल बाद फिर से मेरी मुलाकात दादी माँ से रेलवे स्टेशन पे हुई। She did not took a day older, एक दिन की भी वरदा नहीं लग रही थी। मतलब जैसा छोड़कर गया वैसी की वैसी मेरी दादी। 5 साल में मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे, लेकिन मेरी दादी ऐसा लग रहा था जैसे वही दिन है, उतनी बूढ़ी थी, उतनी वरदा थी जितनी की मैं छोड़कर गया था। किसी भी प्रकार से एक दिन का भी परिवर्तन उसकी फिजिक के अंदर और उसकी एक्टिविटीज के अंदर मुझे महसूस नहीं हुआ। यानी 5 साल बाद जब मैं लौटकर आया तो मैंने अपनी दादी माँ को वैसा ही पाया जैसा कि मैं उसको छोड़कर गया था। She still had no time for words.
5 साल पहले भी दादी माँ ने मेरे से कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप मेरी माँ से किस किया और मैं रवाना हो गया। उस समय भी ये नहीं कहा कि बेटा तू अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, जल्दी वापस आना, तेरी दादी माँ को भूल मत जाना, कुछ नहीं कहा। और 5 साल बाद जब मैं वापस आया तब भी मेरी दादी माँ की एक्टिविटीज में कोई परिवर्तन नहीं। 5 साल बाद भी जब मैं वापस आया, दादी माँ से स्टेशन पर मिला तो दादी माँ के पास बोलने का समय नहीं था। ऐसा नहीं था कि बहुत सेंटिमेंटल हो, मेरा पौधा आ गया, आते ही गले से लगा ले, रोने लग जाए खुशी से। ऐसा मेरी दादी माँ ने बिल्कुल नहीं किया। She still had no time for words. अभी भी मेरी दादी माँ के पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं, बोलने के लिए कोई टाइम नहीं था मेरी दादी माँ के पास। And while she clasped me in her arms, और जैसे ही मेरी दादी माँ ने मुझे अपने गले लगाया, अपनी बाहों में भरा, तो देखिए I could hear her reciting prayer. तो जब दादी माँ ने मुझे अपने गले से लगाया तो मैं उसकी प्रार्थना के शब्दों को सुन सकता था, मतलब प्रार्थना करने की आवाज में आराम से सुन सकता था। क्योंकि जब कोई दो व्यक्ति गले लगते हैं तो गले लगने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में या इस एक्सरसाइज में एक विशेषता होती है कि जब कोई दो आदमी एक दूसरे के गले लगते हैं तो उन दोनों का मुंह एक दूसरे के कानों के पास पहुंच जाता है। पहुंचता है नहीं पहुंचता है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप गले मिले और आपका मुंह किसी के पांवों को छू गया होगा क्या? नहीं होगा। गले मिलने की एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें जब भी आप किसी के गले लगते हैं तो गले लगने वाले दो व्यक्तियों के मुंह उन दोनों के कान के पास आ जाते हैं। तो जैसे ही दादी माँ ने मुझे अपने गले लगाया, अपनी बाहों में लिया, वैसे ही मेरे कान दादी माँ के मुंह के पास में पहुंच गए और मैंने उसकी प्रार्थना को याद करने वाले शब्दों को सुना। कहने का मतलब मैं आराम से महसूस कर सकता था कि जब दादी माँ ने मेरे को गले लगाया, मैं उनके गले लगा तो मैंने सुना वो राम राम बोल रही थी। समझ रहे बात? उस समय मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन जब किसी क्वेश्चन को और काल्पनिक रूप से पूछ लिया जाता है तो उसका जवाब आपको खुद को देना होता है। यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आप कैसे कह सकते हैं कि द राइटर्स ग्रैंडमदर वाज नॉट सेंटिमेंटल, आप कैसे कह सकते हैं कि दादी माँ बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं? तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, वी कैन से दैट द ग्रैंडमदर वाज नॉट इवन अ सेंटिमेंटल लेडी बिकॉज शी डिड नॉट टॉक, she did not say writer even a single word during going to abroad or returning from abroad. जब वो अब्रॉड गया या अब्रॉड से वापस लौटा तो दादी माँ ने एक शब्द नहीं कहा। जाते वक्त भी नहीं बोली, आते वक्त भी नहीं बोली। जाते वक्त क्या किया? उसने उसके ललाट पर एक किस कर दिया, आते वक्त चुपचाप उसको अपने गले लगा लिया। तीसरा कारण आप क्या बता सकते हैं? ये लाइन, even on the first day of my arrival her happiest moment were with her sparrows, यानी कि जब 5 साल बाद अब्रॉड से मैं पहले दिन लौटा तो वो मेरा लौटने का पहला दिन भी, लौटने के पहले दिन भी मेरी दादी माँ के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल स्पैरोज को खाना खिलाने वाला था। आपने देखा होगा अपने घर में भी मेहमान आते हैं, आज बुआ आ गई तो बच्चे बड़े खुश हैं। अब बुआ 10 दिन रहेगी या 4 दिन रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे अटैचमेंट कम हो जाएगा, लेकिन आज तो पहले दिन आई है ना, तो सबके सब बुआ के पीछे पड़े हुए हैं। कोई अंगुली पकड़ के चल रहा है, कोई हाथ पकड़ के चल रहा है। बुआ एक से बात करती है तो दूसरा बुआ मेरे से नहीं बोल रही, 3 दिन बाद में बच्चों को टाइम नहीं बुआ से बोलने का। तो फर्स्ट डे तो कम से कम अटैचमेंट का डे होता है ना, मानते हैं नहीं मानते पर इस बात को? पहले दिन कोई मेहमान आता है, अजी आइए कैसे हो, क्या हालचाल है, और सुनाओ, घर पे सब राजी खुशी, कितनी बातें करते हैं। मेहमान आए हैं तो इनके लिए चाय लाओ, बिस्किट लाओ, नमकीन लाओ, फला ढिमका, सब कुछ हम करते हैं।
और वही मेहमान 4 दिन और रह जाए तो 4 दिन बाद में पूछते नहीं सुबह चाय पीने की नहीं पीने, क्योंकि अटैचमेंट कम हो जाता है। तो लेखक यही कहना चाहता है कि कम से कम मैं 5 साल से आया था, 5 साल बाद में आया था, 5 साल बाद जब मैं पहले बार आ रहा हूं तो दादी के लिए सबसे खुशी किसमें होनी चाहिए? मेरे में होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं 5 साल बाद आया हूं। तो दादी को लगना चाहिए ओ मेरा पोता आ गया, कहां था मेरा चांद, कैसा था तू, कोई परेशानी तो तुझे नहीं हुई, इस प्रकार से कहेगी कि नहीं कहेगी? लेकिन नहीं, ये आप लास्ट कह सकते हो दादी माँ या ग्रैंड मदर वॉज नॉट सेंटिमेंटल बिकॉज इवन द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द ग्रैंड मदर वॉज फीडिंग sparrows on the first day when her grandson returned from abroad after the 5 years, after a duration of 5 years. क्योंकि 5 साल बाद उसके पोते के या पौत्र के घर लौटने वाले दिन भी उसके लिए सबसे खुशी का पल स्पेरोस था। अब यदि दादी माँ सेंटिमेंटल होती तो फिर वो उस चीज को देखती क्या? आज तो स्पेरोस को भूल जाती पोते के प्यार में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। She fed longer and with, ये देखो फेवलिस्ट रिब्यूक का मतलब होता है प्यार से डांटना। प्यार से डांटते हुए वो स्पेरोस को खिलाती थी। प्यार से डांटने का मतलब समझते हो ना? मतलब जब डांटने का मतलब डांटना नहीं होता। बच्चा घर में होता है, छोटा होता है, दूध नहीं पी रहा तो मम्मी बड़े प्यार से देख कर पापा को कह दूंगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 10 बात करके उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है। और जब प्यार से नहीं पीता तो फिर डराकर एक छोटी सी स्टिक आप में ले लेगी, पी रहा है कि नहीं पी रहा है, पी रहा है कि नहीं पी रहा है, देख जल्दी से पी रहा, खाली कर दे वरना मैं पीटूंगी। क्या वास्तव में पीटेगी? नहीं, वो प्यार है। तो दादी माँ भी जब स्पेरोस को खाना खिलाती थी तो कुछ स्पेरोस उसके पांवों पे बैठ जाते थे, कुछ सर पे आके बैठ जाते थे, कुछ कंधों पे बैठ जाते थे। हमने देखा है पहले। तो दादी माँ कहती अरे नीचे उतर के खा ले, सर पे बेटा बेटा भूखे मर जाएगा, चल उतर नीचे। उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? इस प्रकार से वो हमको बड़े प्यार से डांटते हुए खाना खिलाती। In the evening the change came over her. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा, what was the change that came in the routine of the grandmother in the evening? शाम के समय दादी माँ के रूटीन में कौन सा परिवर्तन आ गया था? In the evening the change came over her. शाम के समय उसमें एक परिवर्तन आ गया था। She did not pray. अब वो प्रार्थना नहीं करती थी। She collected the women of the neighborhood. वह पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लेती थी। Bought an old drum. एक पुराना सा ड्रम ले लेती थी, ढोल जिसे कहते हैं, and started to sing. और दादी माँ गाना शुरू करती थी। पहले दादी माँ के पास बोलने का टाइम नहीं था, वो चुपचाप अपनी प्रार्थना में लीन होती थी। लेकिन लेखक कहता है कि जब 5 साल के बाद में मैं वापस आया तो मैंने देखा कि दादी माँ में एक परिवर्तन हो गया था, एक चेंजेज आ गया। चेंजेज क्या था कि अब वो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लेती थी, 10-5 औरतें इकट्ठा हो जाती होगी और दादी माँ एक पुराना सा जो ड्रम था, ढोल था, उसको बजाने लग जाती थी और गाना गाने लग जाती थी। और several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum. और वो जो निर्जीव खाल का यानी कि चमड़े का बना हुआ जो ढोल होता था, उस ढोल की खाल को वो कई घंटों तक बजाती रहती थी। एंड sang of the homecoming of warriors. और घर आने वाले जो योद्धा होते थे, घर आने वाले जो वॉरियर्स होते थे, कौन? योद्धा, सैनिक, जो मातृभूमि की रक्षा में लीन रहते हैं या मातृभूमि की रक्षा में समर्पित रहते हैं, वो लोग जब अपने घर लौट रहे होते हैं तो उनके सम्मान में गाती थी। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि what did the grandmother sing for? दादी माँ किसके लिए गाती थी? तो आपको कहना होगा for home warriors. We had to pursue them to stop to avoid the overstraining. बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेनिंग के लिए हम दादी माँ को क्या कहते हैं?
ऐसा करने से रोकते थे। परस्यूट का मतलब होता है दबाव डालना, प्रेशर डालना, मजबूर करना। हम दादी माँ को बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करने के लिए या करने से मना करते थे, नहीं करने के लिए कहते थे, प्रेशर डालते थे। किस बात का? कि वो ऐसा न करे। बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम क्या? घंटों बैठकर उस खाल को पीटना, उस चमड़े को बजाना या फिर ढोल को बजाना, ये एक प्रकार से कठिन परिश्रम था। तो ऐसा करने से हम रोकते थे। That was the first time since I had known her that she didn't pray. मेरे लिए ये पहले बात था जब मैं इस बात को जान पाया कि अब वो प्रार्थना नहीं करती थी। यहां से भी एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं। When did the writer come to know for the first time that the grandmother had left singing? Sorry, praying. कि उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। पहले बात था। The next morning she was taken ill. अगले दिन दादी माँ बीमार हो गई। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जो बोर्ड के एग्जाम में अब तक आया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आ जाए, क्योंकि इस दो पैराग्राफ में से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको ये बताना है कि दादी माँ का अंत कैसे हुआ। डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर्स लास्ट मोमेंट्स, डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर्स लास्ट टाइम, हाउ डिड द ग्रैंडमदर कम टू एन एंड। दादी माँ का अंत कैसे हुआ, हाउ डिड द ग्रैंडमदर बिकम ह्यूमन बॉडी, वह स्वर्गवासी कैसे बनी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है हाउ डिड द स्पैरोज और बर्ड्स एक्सप्रेस देयर सोरो ऑन द डेथ ऑफ द ग्रैंडमदर। कि जो स्पैरोज थे उन्होंने दादी माँ की डेथ पर अपना दुख किस प्रकार से। ये दो चीजें हैं जो दोनों ही बहुत। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दादी माँ का अंत कैसे हुआ, दादी माँ कैसे मरी, दादी माँ खत्म कैसे हुई। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगली सुबह दादी माँ को बीमार हो गई। अगले दिन दादी माँ बीमार हो गई। इट वाज माइल्ड फीवर, दादी माँ को हल्का बुखार। माइल्ड फीवर का मतलब क्या होता है बेटा? हल्का बुखार। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि ये चला जाएगा। कौन? बुखार। डॉक्टर ने ये कहा था कि बुखार चला जाएगा, कोई ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट माय ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोचती थी। हमने दादी माँ को कहा, दादी माँ ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा हल्का बुखार है, 2-4 दिन में चला जाएगा, उतर जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दादी माँ नहीं मानती। वो कहती थी शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। दादी माँ ने हमें बताया मेरा अंत नजदीक है, मेरा अंत नजदीक है। Since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had committed to prayer. लेखक कहता है कि अपने जीवन का अंतिम चैप्टर बंद होने से कुछ घंटों से पहले वह फिर से प्रार्थना में लीन हो गई थी, क्योंकि अब तो बुखार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बैठकर ढोल बजाकर औरतों को इकट्ठा करके गाना गाए। इसलिए मरने के कुछ घंटों पहले, 2, 4, 5, 7, 10 घंटे पहले दादी माँ फिर से प्रार्थना के अंदर लीन हो गई थी। दादी माँ प्रार्थना करना उसने शुरू कर दिया था। She was not going to waste any more time talking to us. जब हम कह रहे थे देख दादी माँ तू सुन, बात कर, देख मेरी बात सुन, डॉक्टर ने ये कहा है, वो कहा है, वो हमारे से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। She wanted to pray more and more. The time she could use. जितना ज्यादा प्रार्थना वो कर सकती थी, जितना टाइम वो प्रार्थना के लिए यूज कर सकती थी, उतना टाइम प्रार्थना करना चाहती थी। इसलिए वो बिल्कुल भी हमसे बातचीत करने में अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। दादी माँ कैसी हो रहा था तू? अरे चल मैं विदेश गया, तू न बोली कोई बात नहीं, मैं वापिस आया, तू न बोली कोई बात नहीं, कम से कम अंतिम समय में तो बोल। हम ऐसा करते भी हैं, हम ऐसा करते भी हैं कि अंतिम समय में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो व्यक्ति पूछता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है,
जाने वाले से पूछता है कि हमें तो कह के जाओ, क्या कह के जा रहे हो, तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें कुछ कहना ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारी कुछ वो रहती है कि हो सकता है कुछ बचा के कहीं रखे हो, कहीं दबा रखे हो, किसी को दे रखे हो, तो वो सारी चीजें हमें बता दें। सी ले पीसफुली, दादी माँ शांति से लेटी हुई थी, इन बेड, बिस्तर में लेटी हुई थी, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना कर रही थी। अंतिम समय की बात है, उसके जो रोजरी के बीट्स थे उनको घुमा रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग, हमें कुछ शंका हो पाती, हमें किसी प्रकार का कोई शक होता, उससे पहले ही दादी माँ के होठ जो प्रार्थना में हिल रहे थे उनका हिलना बंद हो गया। मतलब हम कुछ शक कर पाते, इससे पहले ही दादी माँ के जो होठों की मूवमेंट थी वो बंद हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइटलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उसकी निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face, एक शांत सा पीला सा भाव उसके पूरे की पूरी चेहरे के ऊपर छा गया था। And we knew that she was dead, और हम जान गए थे कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि दादी माँ मर गई थी। तो आपको बताना है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर गेट एन एंड, तो आप कहोगे at the last time she was suffered of mild fever, अंतिम समय में वो हल्के बुखार से पीड़ित थी। अंतिम समय में किससे पीड़ित थी? हल्के बुखार से पीड़ित थी। The doctor suggested that it would go, but she was thinking that her last time had come when the writer or his family members could suspect anything else. Her lips, busy in prayer stopped, and rosary fell down from her lightless fingers, and she got an end. We lifted her off the bed. जैसे ही दादी माँ मरी तो हमने उसको बिस्तर से उठाया, and it is customary laid her on the ground, और जैसा कि रिवाज है हमने उसको जमीन पर लिटा दिया। ऐसा रिवाज है हमारे कि जो व्यक्ति मर जाता है उसको बिस्तर से उठाकर कहां लिटा देते हैं? जमीन पर लिटा देते हैं। तो जैसे रिवाज था हमने भी उसको जमीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉल, और उसको एक लाल रंग के हिस्से, क्या होता है जो मुर्दे को उड़ाया जाता है, कफन, उसको लाल रंग के कफन से हमने ढक दिया। After a few hours of mourning, मौन का मतलब होता है विलाप करना, रोना। कुछ घंटों के विलाप करने के बाद, रोने धोने के बाद, we left her alone to make arrangements for a funeral. उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया। मतलब कफन वगैरह उड़ा रखा था, वो सो रही थी, और सब कुछ छोड़ने के बाद हम वहां से उसके फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए बाहर आ गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू अ रूम, फिर शाम के समय हम उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, क्या लेकर? अर्थी लेकर, क्रूड स्ट्रेचर लेकर हम उसके कमरे में गए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसको ले जाया जा सके। द सन वाज सेटिंग and had lit from her room and veranda with the blaze of golden light. सूर्य अस्त होने जा रहा था, सूर्यास्त का समय हो रहा था, इसलिए उसका कमरा और जो बरामदा था दोनों के दोनों सूर्य से आने वाली एक प्रकार की सुनहरी किरणों से सुनहरा सा प्रकाश था। कैसा प्रकाश था? सुनहरा था। आपने देखा होगा सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय थोड़ा सा जो प्रकाश होता है उसकी लाइट चेंज हो जाती है। We stopped halfway in the courtyard, जैसे ही हम उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे, मतलब स्ट्रेचर को लेकर जा रहे थे उसको लिटाने के लिए, तो आंगन में आधी दूर जाकर हम रुक गए। क्वेश्चन ये भी बनता है कि साहब आंगन में आधी दूर जाकर वो क्यों रुक गए? All over the veranda in a room
right up to where the lay dead and still wrapped in the red shawl, क्योंकि पूरे के पूरे आंगन में और उस पूरे के पूरे बरामदे में जहां मेरी दादी मां लाल रंग के कफन में लिपटी हुई लेटी हुई थी, मतलब पड़ी हुई थी, thousands of sparrows sat scattered on the floor, पूरे के पूरे फर्श पर हजारों की तादाद में जो स्पेरोज थे, जो छोटी छोटी चिड़िया थे, जो पक्षी थे, जिनको वो खाना खिलाया करती थी, हजारों की तादाद में पूरे की पूरी ग्राउंड के ऊपर स्कैटर्ड इधर उधर छितराए हुए बैठे थे। There was no cheating, किसी भी प्रकार की कोई चहचहाट नहीं थी। ये पक्षियों का मौन करने का तरीका, यानी कोई पक्षी बोल नहीं रहा था, गा नहीं रहा था। We felt sorry for the birds, पक्षियों के लिए हमें थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। पक्षियों के लिए हमें क्या महसूस हुआ? खेद महसूस हुआ। फिर क्या हुआ? And my mother fetched some bread of them for them, मेरी माँ जाकर उनके लिए कुछ रोटियां लेके आए। किनके लिए? पक्षियों के लिए। जब वहां इतनी संख्या में पक्षी बैठे हुए थे, हजारों की तादाद में, मेरी माँ जाकर उन पक्षियों के लिए रोटियां लेकर आई। She broke it into little crumbs as the way my grandmother used to, और फिर मेरी माँ ने उन रोटियों को वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जैसे कि मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी उन पक्षियों के लिए। And threw it to them, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मेरी माँ ने वो रोटी के टुकड़े उन पक्षियों को फेंक दिए। The sparrows took no notice of the bread, लेकिन जो स्पैरोज थे, जो चिड़ियाएं थी, जो पक्षी थे, उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं। ये उनका मौन करने का तरीका था। उन्होंने रोटी के टुकड़ों को छूना या खाना तो दूर की बात है, उनकी तरफ देखा तक नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम मेरी दादी माँ की लाश को लेकर जा चुके थे, they flew away quietly, तो लाश ले जाने के बाद में वो भी चुपचाप उड़कर चले गए। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, और अगली सुबह जो स्वीपर था, झाड़ू लगाने वाला, वो उसने क्या किया? उसने ये जो रोटी के टुकड़े थे उनको झाड़ू से इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो पक्षियों ने किस प्रकार से अपना सोरो एक्सप्रेस किया, ये पूरा वर्णन आपको मिल गया। अबाउट द स्टोरी देखिए, अबाउट द स्टोरी में इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसमें भी दादी माँ के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पॉइंट है। In the story, the portrait of a lady Kushwant Singh presents a portrait of his grandmother. एक महिला का चित्रण, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें जो खुशवंत सिंह लेखक है वो अपनी खुद की दादी माँ के कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें दादी माँ की बताते हैं। She is seen as a very religious, she is seen as a very religious and down to earth lady। उसको बहुत ही ज्यादा धार्मिक महिला के रूप में जाना जाता है, और डाउन टू अर्थ लेडी का मतलब होता है जमीन से जुड़ी हुई महिला। तो रिलीजियस लेडी तो मैंने आपको पहले बता दिया था पॉइंट, और एक पॉइंट आपको और मिल जाएगा, डाउन टू अर्थ लेडी हु बिलीव्स इन वैल्यूज, जो मूल्यों में विश्वास करती थी, दिखावे में नहीं, जो वैल्यूज में विश्वास करती थी। द ऑथर ट्रेसेस हर रिलेशनशिप विद हर इन द स्टोरी। इस कहानी में लेखक अपनी उस दादी माँ के साथ अपना जो संबंध था उस संबंध को ट्रेस करता है, यानी कि उसको एक प्रकार से अपन कहें तो उजागर करता है, देखता है। देखिए बेटा, 1 मिनट इसकी बची है, सो आई एम अनेबल टू राइट टू आंसर सॉरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखवा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। इसके जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं अभी, उन बच्चों को मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज रहा हूं। जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वो क्वेश्चन ऑफलाइन लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड द मीटिंग ऑनलाइन, आप लोगों को बेटे मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। जब इसका रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा उसके साथ मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू, अच्छा मीटिंग अपने आप हो जाएगी बंद। यदि कोई बच्चा तुम में से लिख सके तो लिख लेना, 2-4 क्वेश्चन जितने की लिख पाते हो।